नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। लंबे अरसे बाद बस्तर डायरी फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया है। हालांकि जो हमारा गैप है वो बहुत लंबा है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है कि बस्तर डायरी के माध्यम से आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाते रहे और जो लोग हैं जो बस्तर डायरी से जुड़ते हैं उनको उनके माध्यम से लोगों को बता सके कि किस तरीके से मोटिवेट होना चाहिए और क्या अपने जीवन का गोल होना चाहिए। तो इस वक्त हमारे बस्तर डायरी के साथ मौजूद हैं महेश्वर नाग जी, जो बस्तर में एडिशनल एसपी के पद पर मौजूद है। हालांकि उनका जो नाम है, नाम के साथ उनका जो काम है, इस वजह से वो काफ़ी मशहूर हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी देख के ही समझ में आता है कि वाकई एक सॉलिड पर्सन है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकर पता चलेगा, देखकर पता चलेगा, उनकी बातों से पता चलेगा कि और भी बहुत सारी खूबियाँ और चीज़ें जो है उन्होंने उनके अंदर है। तो अब हम शुरुआत करते हैं महेश्वर नाग जी से और उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी, क्या मोटिव था और किस तरीके से अब क्योंकि बस्तर में है और कैसा उनको लगता है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। थैंक यू सो मच। बस्तर डायरी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो सफलता मैंने पाई है, उस सफलता के जो की पॉइंट्स है, जो कुंजी है, सफलता का जो चाबी है, वो आप तक मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। हमेशा एक सवाल रहता है, हर इंटरव्यू में हर किसी का सवाल रहता है कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला पुलिस में आने का। अभी हमसे बात हुई थी तो आपने बताया कि मेरा पढ़ाई से पहले ही मेरा टारगेट था कि मैं पुलिस में जाऊँगा। तो क्या दर्शकों को बताया कि किस तरीके की सोच थी उस समय, क्यों आपने पुलिस की ही नौकरी चुनी? मैं बचपन से ही पुलिस बनना चाहता था। पुलिस की यूनिफॉर्म मुझे अट्रैक्ट करती थी। मेरे पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जब वो डिप्टी रेंजर हुआ करते थे तो वो यूनिफॉर्म पहनते थे और वो यूनिफॉर्म पहनते उनको देखकर मुझे लगता था कभी मैं ये बेल्ट लगाऊं, मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं। और मेरी मम्मी ने चुपके से मेरे लिए वर्दी भी सिलवा दिया था। और जब मेरे पिताजी जाकर के सीनियर ऑफिसर से मिलते थे, डीएफओ से मिलते थे, यूनिफॉर्म लगे सैल्यूट करते थे, मैं भी चुपके से पहुंच जाता था। तो मेरे पिताजी शॉक्ड होते थे कि लड़का छोटा सा है, कैसे मिलेगा बड़े ऑफिसर से। जाके सैल्यूट करता था, उनसे हाथ मिलाता था और उनसे बातें करता था। इस प्रकार से और लगाव मेरा वर्दी की ओर बढ़ते गया। स्टार्टिंग कहाँ से की हमने पुलिस जॉब में, जब हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 2003 में मैं एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बना। और उसके बाद जब यहाँ पर वैकेंसी आई छत्तीसगढ़ में, तो वो जॉब मैंने रिज़ाइन करने के बाद में फिर दोबारा तैयारी शुरू की। और 2005 बैच का मैं डीएसपी हूँ। 2007 में ज्वाइन किया है। मैंने पहले अटेम्प्ट में ही डीएसपी का पोस्ट क्रैक किया है। जब भी कोई पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी जब भी बस्तर में आता है तो उससे सवाल हमेशा एक रहता है कि कभी नक्सलियों से आमना सामना हुआ है? बिल्कुल। जब मैं राजनांदगांव में था तो मैं कुछ समय के लिए ऑपरेशंस लीड करने के लिए गरिया बन गया हुआ था। वहाँ पे 2-3 बार मेरे साथ में मुठभेड़ हुआ है। मेरी पहली पोस्टिंग एज अ एडिशनल एसपी कोंडागांव नक्सल ऑपरेशन में देख रहा था। तो मर्दापाल एरिया में गश्त सर्चिंग के दौरान में नारायणपुर और कोंडागांव का बॉर्डर पड़ता है, कुदूर इलाका, वहाँ पे तगड़ी मुठभेड़ हमारे साथ में हुई थी। लगभग आधे पौन घंटे के आसपास वो इनकाउंटर चला था। और हालांकि हमने डेड बॉडी नक्सलियों का रिकवर नहीं कर पाया था, लेकिन खून के धब्बे और वेपन्स वगैरह रिकवर हमने किया था वहाँ से। अक्सर देखा जाता है जब पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ होती है तो पुलिस की तरफ से सूचना आती है कि हमने इतने नक्सली मार गिराए और नक्सलियों की तरफ से भी सूचना आती है कि हमने इतने पुलिस वाले मार गिराए। जब भी आप ऑपरेशन में गए होगे तो कभी किसी प्रकार का डर लगा कि क्या हम लोग नक्सलियों की मान में घुस रहे हैं, उनके पास हथियार होते हैं और अचानक से लड़ाई वॉर करते हैं, तो कभी इस प्रकार का महसूस हुआ? जो ट्रेनिंग हमको हमारे जवानों को मिली है उस ट्रेनिंग के तहत में हम पहले फुल प्रूफ प्लान करते हैं। उसके नक्शा टोपो शूट का देखते हैं, कितने नक्सली हो सकते हैं। उस इंट पे हम प्लान करते हैं कि जितनी उनकी संख्या है उनसे थोड़ी ज़्यादा संख्या में हम रहें, ताकि एक बैकअप पार्टी की तरह भी एक दूसरी पार्टी जो है वो काम करे। अगर किसी प्रकार से मुठभेड़ होता भी है तो हमारे जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कि बस्तर जैसे टफ टेरेन, फैमिली से दूर होते हुए भी हमारे जवान जिस प्रकार से माओवाद से लड़ रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक जो उनका कार्यक्रम होता है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सिविक एक्शन हम कर रहे हैं। और जंगलों में जा कर के दिन रात वहाँ एक करके वहाँ नाइट हॉल्ट भी करते हैं और इनकाउंटर होता है और जनता का दिल हम जीत रहे हैं। लगातार बस्तर से माओवादी पीछे हट रहे हैं और पुलिस आगे बढ़ते हुए जन कल्याणकारी कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं यहाँ पे। इन सवालों के बीच में एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप भी नक्सलियों की जब आप किसी ऑपरेशन की जाते थे या फिर किसी भी थाने में आप जब पोस्टिंग होते जाते थे, किसी भी जिले में आप पोस्टिंग होकर जाते थे, तो उस समय आपको जब आपके जो लोग हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, जो बाकी लोग देखते होंगे और शहर वाले देखते होंगे कि अरे तो सलमान खान आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
जहाँ तक यूनिफॉर्म को जस्टिफाई करना है तो उसके लिए एक अच्छा शरीर होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसमें स्टेमिना भी होनी चाहिए और यूनिफॉर्म हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो अगर उस यूनिफॉर्म में एक गठीला शरीर हो या जो जस्टिफाई करे यूनिफॉर्म को, जिसमें दिखना चाहिए अलग से कि हाँ पावर है, तो ये मैं बनने की कोशिश करता हूँ। मैं सबको मोटिवेट भी करता हूँ कि हमेशा फिट रहना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए, नशे से दूर रहने चाहिए और हमेशा मोटिवेट होकर के पॉजिटिवली काम करना चाहिए। अक्सर जैसे हमने देखा जब पुलिस की भर्ती होती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लाल ग्राउंड में आपके घर के सामने होता है, देखते हैं कि लोग की पर्सनैलिटी को देखते हैं। उसके बाद फिर अगर आप उस समय वहाँ पे जाते तो क्या लोग क्या आपसे बात करते हैं वहाँ के? हाँ बिल्कुल बात करते हैं, कुछ आके फ़ोटो भी खिंचाते हैं और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि हारने का नहीं है, ये पहला स्टेज है, बहुत तकलीफ़ आने वाली है, उसके लिए रेडी रहो। और पुलिस बन गए तो फिर तकलीफ़ की तो मतलब इंतहा हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस बनना है, यूनिफॉर्म पहनना है तो सबसे पहले समर्पण की भावना मन में लाओ। सुख, चैन, परिवार, कष्ट, दर्द, ये सबसे दूर रहो, तभी आपको ये वर्दी मिलेगी। ये वर्दी एक धर्म है हमारे लिए, एक हमारे लिए कर्म है, सब कुछ हमारे लिए है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही जो समाज की रक्षा कर रहा है, ये यूनिफॉर्म ही है जो आने वाले दिनों में जो जवान भटके हुए राही हैं नक्सली, उनको भी सही रास्ते पे लाएगा और देश के उन्नति में सहभागिता देगा। अगर आपको मौका मिलता है फिल्मों में जाने का, अगर आपके पास प्रपोजल आता तो जाते? आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तो मैं फिल्मों में ऑन स्क्रीन तो नहीं चाहता आना, लेकिन मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ मूवीज़ के और मैं डायरेक्ट भी करता हूँ। मैंने बहुतों को चांस दिया है कुछ मूवी में भी। हाल ही में रोड सेफ्टी नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में मुझे अवार्ड मिला है और हालांकि मैं वहाँ अपीयर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे लाइंस थे, जो मेरे स्क्रिप्ट थे, वो जनता के सामने अपीयर हुआ है और जूरी ने इसको सम्मान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इन्हें मुझे सम्मानित किया वहाँ पे। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पे आकर ही लोगों के सामने जाओ। आप अपनी लेखनी से, अपने स्क्रिप्ट राइटिंग से लोगों तक पहुँचने का आसान रास्ता बना सकते हो। सीधा सीधा बोल सकते किंग मेकर। हाँ बोल सकते हैं। अब बस्तर में क्योंकि है और आपको शौक भी है, तो क्या बस्तर के लिए भी आपने सोचा कि कुछ ऐसी तरह की मूवी बनाई जाए जिससे लोग मोटिवेट हो, या कुछ ऐसा दिमाग में आपको चल रहा है? जब मैं कोंडागांव में था तो 5 शॉर्ट मूवीज़ मैंने बनाए थे और यूट्यूब में अभी अवेलेबल है। कोंडागांव पुलिस के चैनल पे है वो, जिसमें लगभग 3 लाख 3.5 लाख व्यूज़ उसके आ चुके हैं। उस समय जिस समय डॉक्टर रमन सिंह जी सीएम थे, तो उन्होंने मेरे गाए हुए एल्बम को, जो कि छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति की जो बातें थी, वो मैंने गानों के माध्यम से लोकल लैंग्वेज, जो हल्बी लैंग्वेज है, उसमें मैंने गाना गाया था और उसके 5 गानों का एल्बम उन्होंने विमोचित किया था। जिसके बाद से जितने सिविक एक्शन हमारे होते हैं तो वहाँ पर ये गाने बजते थे लोकल लैंग्वेज में, लोग प्रभावित हुए, लोग सरेंडर किए और ये गाने अभी भी चलते हैं। तो मैं इस बात को अच्छे समझता हूँ कि अगर उनके दिलों तक उतरना है तो उस दिलों तक उतरने का एकमात्र रास्ता है उनकी लोकल लैंग्वेज को, लोकल कल्चर को हमें समझना चाहिए। मैंने कोशिश किया और उसके बाद फिर अभी जगदलपुर आकर के भी मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। अक्सर देखा जाता है जब कोई अधिकारी जो है रायपुर में है या फिर दुर्ग में है, भिलाई में है, बिलासपुर में है, जब उसका ट्रांसफ़र होता है बस्तर, जब उसका नाम सुनते कि बस्तर ट्रांसफ़र हुआ है, तो कई लोग कोशिश करते हैं, जैसे हमने सुना है, देखा नहीं है, कोशिश करती है बस्तर ना जाएँ, लेकिन आपका बस्तर ट्रांसफ़र हुआ, आप तुरंत पहुँच गए? क्योंकि मैं पहले कोंडागांव में सेवाएं दे चुका हूँ, 3 साल वहाँ पे रहा हूँ और जगदलपुर लगातार किसी न किसी मीटिंग में या लॉ एंड ऑर्डर में मैं आया करता था। तो मेरे लिए बिल्कुल ये नई बात नहीं थी, एकदम पुरानी बात थी और बहुत फेमिलियर थे। यहाँ के मीडिया साथी भी मुझे पहले से वाकिफ़ थे, मिलना जुलना बातचीत पहले से लगे रहता था और जैसा शासन का आदेश रहता है, बिना विलम्ब किए हम लोग अपनी जगह ज्वाइन कर लेते हैं। अब बात करें अगर पुलिस की नौकरी की, तो अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर वो आम पब्लिक हो या फिर प्रशासन हो, तो उन चीज़ों को कैसे तरीके से मैनेज करते हैं आप? पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो परिवार को समय नहीं दे पाने का है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सैटरडे या संडे एक आध सेकेंड हाफ में हो सके फैमिली को कहीं ले जाएं या मंदिर चले जाएं, ताकि आत्मिक शांति भी बहुत ज़रूरी है, ताकि मंदिर में पूजा कर लेते हैं हम लोग। तो ये तकलीफ़ें हमको संबल देती है, मंदिर जाने से, थोड़ा मेडिटेशन करने से हमको ताकत मिलती है और धीरे धीरे फैमिली भी समझ जाती है कि यूनिफॉर्म पहना है मतलब इनके अंदर में सेक्रीफाई करने की भावना है और फैमिली भी हमारे साथ उसी रंग में ढल जाती है। बोल सकते हैं जैसे पत्रकारों के हाल है, घर में लेट गए तो बोली कि हाँ आज तक, तो उनको समझ में आता नहीं कि हमको सैलरी नहीं मिलती है। जिसको सैलरी मिलती है उसके घर वाले समझ सकते हैं कि भाई हाँ आदमी काम करने से सैलरी लेके आ रहा है।
अब अगर बात करें आपके काम को लेकर, तो जब आपकी पोस्टिंग जगदलपुर हुई थी तो कुछ आपने सोचा हो कि भाई ऐसा क्या करूं कि जिसमें जगदलपुर में और सुधार हो, बस्तर में सुधार हो, ऐसा कोई टारगेट सेट किया था क्या आपने? चूँकि जगदलपुर एक बड़ा शहर है, संभाग मुख्यालय है, यहाँ पर यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं जहाँ भी रहूँ यातायात में जो एक्सीडेंट से जाने जा रही हैं उसको किस प्रकार से कम किया जा सके। अब डाटा का अगर बात करें तो 2023 में लगभग पूरे देश में 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई सड़क दुर्घटना से, जो कि किसी भी महामारी से, चाहे कोरोना ले लो, चाहे किसी प्रकार की आपदा ले लो, उनसे बढ़कर है। और ये सिर्फ नेग्लिजेंसी है, ह्यूमन नेग्लिजेंसी। हम हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, रॉन्ग साइड चलते हैं, ओवरटेक करते हैं, स्पीड बाइकिंग करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं, जो कि हमारे द्वारा अवेयरनेस करने से, प्रचार प्रसार करने से कि हमें सीट बेल्ट क्यों लगाना चाहिए, हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, यंगस्टर्स को पकड़ने हैं अपने को, उनको सिखाना है हमको। तो मैं सोच के रखा था कि इस फील्ड में ज़रूर काम करूँगा। अगर आप छत्तीसगढ़ का डाटा लेंगे 2023 का, तो लगभग 7,000 जाने सिर्फ रोड एक्सीडेंट से हुई है, जो कि हम अवेयरनेस से उनको बचा सकते थे। अगर वो अवेयर होते, अपनी सुरक्षा के लिए अवेयर होते कि मुझे अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो हेलमेट तो मेरी जान बचाने के लिए, वो जान कितना कीमती है। एक तो वो तो चला गया, लोग लेकिन समझते नहीं है, लोग बोलते हैं कि यार ये पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलते हैं कि हम शहर में हैं, हम क्यों हेलमेट लगाएं। अगर देखेंगे शहर में भी अभी जगदलपुर में पिछले 1.5-2 महीने में 3-4 मौतें हुई हैं, क्यों? हेलमेट नहीं पहने थे। भले गाड़ी स्लो थी। कार का भी एक बड़ा हादसा आया था। हाँ, कार का भी हादसा हुआ था। वो स्पीड ड्राइव कर रहे थे, आप देखे होंगे, ओवरटेक करके वो डिवाइडर से ठुक गए थे। तो ये ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहनना, ये सड़क दुर्घटना में मौत के मुख्य कारण है। 80% जो मृत्यु हो रही है वो सिर की चोटों से हो रही है, हेलमेट नहीं लगाने से हो रही है। तो मैं इस और अच्छा काम करना चाहता हूँ। अभी मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, स्कूलों में जा रहा हूँ, यंगस्टर को समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से, कि वो सुरक्षा मानकों का उपयोग करे, हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट पहने। अभी तक हमने बात की थी सिर्फ पॉजिटिव की, अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो कभी ऐसा समय है आपका पुलिस ड्यूटी के टाइम कि उस टाइम आपको लगा हो यार क्यों मैंने कर लिया, क्यों मैंने नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए था? तो किसी न किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम होता है जब सोचता है, आदमी सोचने में मजबूर हो जाता है, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे मेरा काम हो, चाहे किसी का भी काम हो। एक आध बार ऐसा आया था, लेकिन वो बहुत ही क्षणिक समय था, 1-2 घंटे के लिए। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शेयर कर सकते हो? नहीं, वो शेयर नहीं कर सकता मैं। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने रिकॉल किया कि भर्ती तो मैंने लिया है, मैंने फॉर्म मैंने भरा है, दौड़ा मैं हूँ, एग्ज़ाम मैं दिया हूँ, तो अब पीछे क्यों हटूँ? सामना तो मुझे करना ही था। मैं जानता था कि पुलिस में तकलीफ़ें आनी हैं। तो फिर मैंने अपने आप को ढांढस बंधाया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। और मेरी फैमिली ने मुझे भी सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने, सबने सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो। और फिर मैं उसी ऊर्जा से, उससे दुगने ऊर्जा से मैं फील्ड में दोबारा आया। जगदलपुर में कुछ लोग हैं, जो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, यूपीएससी और ये सब जो कोर्स करते, क्रैश कोर्स करने की कोशिश करते हैं, ट्यूशन के लिए दिक्कत होती है, तो लोग ढूंढते हैं। तो क्या आपकी तरफ से कोई मौका मिलेगा अगर वो लोग चाहें कि भाई हम नाग जी से, महेश्वर नाग जी से मिले और वो हमको हेल्प कर सके, तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप उनको संदेश पहुँचाना चाहें तो? मैं लगातार कॉलेजेस में, स्कूल में जा रहा हूँ और उन्हें ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ में मेरा एक लेक्चर रहता है कि आपको आगे किस फील्ड में जाना चाहिए। कैरियर गाइडेंस के लिए अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी फील्ड में जाने के लिए कोई अड़चने हैं या कोई डिलेमा है, कोई दुविधा है मन में कि मैं ये करूं या ये ना करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो एनी टाइम आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और साथ ही साथ में जगदलपुर पुलिस में कुछ हमारे जवान हैं जो निःशुल्क रोज़ सुबह और शाम को लालबाग मैदान में ट्रेनिंग दे रहे हैं पुलिस भर्ती के लिए। आप वहां आकर के शरीक हो सकते हैं। डीआईजी हैं मिस्टर धर्मेंद्र गर्ग साहब हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके फ्री में शिक्षा ले सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना अपने आप को तपाओगे उतना सोना जो है कुंदन बनता है। इसी प्रकार से आप लक्ष्य का निर्धारण करिए कि क्या बनना है। सबसे पहले काम है आपका लक्ष्य का निर्धारण, गोल आप सेट करिए और उस गोल पर आगे बढ़ते जाइए। एक मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है और जैसा करता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। अगर आपको जो भी बनना है, आपको फिल्म में जाना है, आपको मीडिया पर्सन बनना है, आपको पुलिस में आना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, जो भी बनना है आप अभी डिसाइड करिए, उस रास्ते पे चलिए, उसके स्किल को समझिए, स्किल को अपनाइए। आप निश्चित तौर पे देखिएगा आप वो बन ही जाएंगे जो आपने सोचा है।
ये बात थी आपकी जॉब की, आपके प्रोफेशन की। अगर हम बात करें परिवार की, क्योंकि अब आप एडिशनल एसपी हैं, जैसा आपने बताया कि मैं बचपन में ड्रेस पहन के निकल जाया करता था अधिकारियों से मिलने, तो क्योंकि अब एक खुद आप अधिकारी हैं, तो किस तरीके से परिवार देखते हैं, पापा देखते हैं और आप लोग देखते हैं, आपके परिवार वाले देखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब तो लाल बत्ती नीली बत्ती मिल गई है और सितारे तारे लग गए हैं, बड़ा रैंक पे बैठा है, तो किस तरीके से देखते हैं आप उसको? बचपन याद आता होगा? एक्चुअली मैं उनके लिए अभी बबलू हूँ। मेरा निकनेम जो है ना बबलू है। पापा मम्मी जो भी आते हैं ना बबलू ही बोलते हैं मुझे, और मैं घर के अंदर बिल्कुल वैसा ही रहता हूँ जैसे बेरोजगार बबलू पहले हुआ करता था। उनके साथ वैसे ही मस्ती करना, बातचीत करना, रहना डहना, बिल्कुल जैसे गांव में हम लोग रहते थे ना, बिल्कुल वैसे ही रहता हूँ उनके साथ में। लेकिन जिस समय मैं ऑफिस टाइम में निकलता हूँ, जब मेरे शरीर में यूनिफॉर्म आता है, तब मैं उनका फेस देखता हूँ। उनके फेस में चमक रहती है, जो ग्लो रहती है, जो प्राउड रहता है कि मैंने हाँ बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज मैं इस स्टेज में वो आ गया है कि जिसके नाम से मेरे पापा को जानने लग गए हैं। तो ये हर पिता के लिए फ़ख्र की बात होती है कि उनके बच्चों के नाम से उनको जाना जाने लगे, तो चार चांद लग जाता है। तो इस तरीके का अगर हम परिवार की अगर बात करें तो परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम परिवार से और हमारा बच्चा अगर सपने देखता है, जैसे कि आपने बताया कि जब कुछ अधिकारी आते थे तो मैं छुपे से ड्रेस पहन के निकल जाता था। अब अगर वो बच्चे, जैसे आजकल चलता है ट्रेंड, मतलब देखते हैं हम लोग कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी में छोटे छोटे बच्चे जो है पुलिस की वर्दी पहन के निकलते, तो आपको बचपन याद आता होगा? अब निश्चित तौर पे। और अगर मैं यूनिफॉर्म पहना हूँ, कोई बच्चा मुझे गौर से देख रहा है, अगर यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है तो मैं ताड़ लेता हूँ कि पक्का ये पुलिस के चाहने वाला है, और मैं जाऊँगा, उससे मिलूँगा, शेक हैंड करूँगा, और फिर उसको फेस पढ़ता हूँ कि मेरे शेक हैंड करने से उसके अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है डिसिप्लिन रहे और पुलिस जैसा थोड़ा टफ रहे। क्योंकि अभी आप देखोगे कि अधिकांश बच्चे मोबाइल के इर्द गिर्द, गजेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो मैं उन बच्चों से, उनके पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल इन बच्चों को मोबाइल कम दें या ना दें और गजेट से दूर रखें। पहले एक बार वो अपना कैरियर डिसाइड कर ले, वो बन जाए, उसके बाद तो उनके पास गजेट की कोई कमी नहीं रहेगी। बचपन में आपने भी गजेट से खेले थे क्या? हमारे समय में गजेट नहीं हुआ करता था। गिल्ली डंडा या कंची हुआ करता था? बस गिल्ली डंडा, भाटी बोरा, यही सब हुआ करता था। घर कहाँ से बिलोंग करता है हमारा? मैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट में नगरी है, वहाँ पे हूँ, सिहावा नगरी, जहाँ से महानदी निकली हुई है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वो बिल्कुल बस्तर का कल्चर ही है। अगर आप देखेंगे कि जैसे धमतरी क्रॉस करते हैं, चारामा पहुँचते हैं, तो वो बस्तर का द्वार है। और अगर चारामा ना आए, आप शॉर्टकट से आ जाए धमतरी से नगरी, नगरी से आप विश्रामपुरी, तो नगरी जो है वो बस्तर का द्वार है। बिल्कुल बस्तर जैसा ही फील होता है वो। महेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बस्तर डायरी का समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि अगर कभी और भी इंटरव्यू हो तो कोशिश ही करेंगे कि लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल बातें सुनने को मिले, और लोग चाहे कि आपसे मोटिवेट हो सके और लोग आपकी बातों को समझ सके, परख सके। तो ये महेश्वर नाग जी, एडिशनल एसपी बस्तर, जो कि वाकई इनकी कहानी सुनने लायक है। और वाकई मैं भी गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो बस्तर के लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं, इससे मोटिवेट हो। और साथ ही अगर कुछ, जैसे कि उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो बिल्कुल इनसे आके मिल सकते हैं, अपनी बातें साझा कर सकते हैं, इनके ऑफिस आ सकते हैं। और अगर किसी को इनका मोबाइल नंबर चाहिए या कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें मुझे DM मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही लगातार इस तरीके की जो वीडियोस है और जो मोटिवेशनल वीडियोस है, आप कोशिश कर रहे हैं बस्तर डायरी की लगातार फिर से कोशिश करें लोगों को दिखाने की, बताने की। तो इस तरह हमारा नए तरीके से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को जारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्यार आप लोगों ने हमें दिखाया है पिछले कई समय से, उस सब प्यार को बनाए रखिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ।